लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे? क्या डायमेंशन एंड यूनिट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, क्या कुछ बाकी था वहाँ पे? नहीं सर, बाकी है सर। क्या बाकी है? कुछ बाकी था सर। बाकी था सर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या ये सर मल्टीपल जिसमें ट्रांसफर करने के लिए बता रहे थे सर, जैसे एक जूल से सीजीएस से एसआई या एसआई से सीजीएस। यस सर, ऐसा यूनिट सर कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्सन था। ठीक है, वो तो एक तो हम दिखा दिए थे 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द 5 डाइट। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। और हम लोग तुम लोग को बोले थे क्या 1 जूल इक्वल टू 10 टू द 7 आर्क, इसको कंप्लीट यस सर। फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंट बताने वाले थे सर। क्या बताने सर वाले थे? होमवर्क दिए थे सर होमवर्क दिए थे। डिफरेंट क्या होमवर्क बताओ? फिजिकल क्वांटिटी में सर इसको कन्वर्ट इनटू 1 जूल टू 7 10 टू द पावर 7 आर्ग में। तो किए कोई? यस सर। हुआ सबका? यस सर। नो सर, अब नहीं बनाए सर। नहीं बना सर। कुछ नहीं है वहां पे। जस्ट क्या होगा, सबसे पहले तुमको जूल किसका यूनिट है? वर्क डन का यूनिट। तो वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला तुमको कैलकुलेट करना है, ठीक है? सो डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन क्या है हम लोग जानते हैं, W इक्वल टू F इनटू S। यही फार्मूला ML स्क्वायर T माइनस 2, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो हम लोग बोले थे फोर्स का डायमेंशन ML T माइनस 2 into L, that means ML square T minus 2। ओके, सो यहाँ पे A का वैल्यू हम लोग M का पावर कितना 1, B का L का पावर कितना 2 एंड T का पावर -2। सो A B C will be considered as 1 2 and -2। एंड बाकी जो फॉर्मूला था that is N2 equal to N1 into M1 by M2 to the power A into L1 by L2 to the power B into T1 by T2 to the power C। ठीक है, उस फॉर्मूला में हम लोग उसको पुट कर देंगे A and B, A B C का वैल्यू। एंड बेसिकली M1 will be considered at 1 kg, while M2 is 1 gram, L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter, T1 is 1 second and T2 is 1 second। तो बेसिकली क्या होगा, B का वैल्यू है 2, सो 1 मीटर इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा एंड अल्टीमेटली क्या रहेगा? अल्टीमेटली रहेगा तुम्हारा 10 स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर, दैट मींस 10 टू द पावर 4। हम जो क्लास नोट्स प्रोवाइड किए हैं तुम लोगों को लास्ट दिन, हम उसमें देखोगे सॉल्व किया हुआ है, वहां से कर लो, ठीक है? बट जो रूल्स है, रूल्स क्या है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करने बोलेगा उसका पहले डायमेंशनल फार्मूला लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। ठीक है, सो यही टॉपिक तक हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग बोलेंगे क्या डायमेंशनल एनालिसिस तो किए हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, बस इसका कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक एक्चुअली क्या क्या है, ठीक है? मतलब क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले देखो, अभी हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन रिलेट किए हैं सब क्या किए हैं इन टर्म्स ऑफ MLT। एक दो लड़का ज्वाइन करने बोल रहे हैं, ज्वाइन तो करते सबको। कोई किसी का अनम्यूट है, म्यूट करो। जस्ट मिनट, कोई पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं। अभिषेक कुमार, ठीक है? तो बेसिकली अभी भी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिस्क्राइब किया उसका डायमेंशनल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ MLT। कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिस इक्वेशन में, फिजिकल इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म का डायमेंशन हम लोग इन टर्म्स ऑफ फार्मूला लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फिजिकल डायमेंशनल इक्वेशन। सो ऐसा कुछ इक्वेशन में अगर कुछ टर्म्स ऐसे रहेगा जो MLT छोड़ के भी अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? देन उस केस में उसको हम लोग डायमेंशनली
दिखाए थे, नहीं दिखा था राइट। क्या किया हम लोग सब m टू द पावर a, m टू द पावर b, p टू द पावर c, इस फॉर्मूला में हम लोग पुट किए थे। मतलब a b c जो है इसका वैल्यू 1 2 3, कभी 1 2 -2, कभी 2 2 2, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। बट हम बोलने चाह रहे हैं ऐसा कुछ फिजिकल इक्वेशन है जहां पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन ए में भी छोड़ के अनदर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, एंड अनदर 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटी। सो दैट क्वांटिटीज अगर अराइज होगा कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो हम लोग प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो इट इज द ड्रॉबैक्स। सो इट कैन गिव्स ओनली आइडिया for those formula or for those quantity which involves NLT, ठीक है। बट रेस्ट क्वांटिटीज, रेस्ट कौन सा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो इन्वॉल्व है कोई सी इक्वेशन में, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज हम लोग किसको बोलेंगे? सेकेंड डिसएडवांटेज बोलेंगे, लेट्स सी दैट हम लोग किसी प्योर नंबर जो है लाइक 1 2 3 4 100, ठीक है, दीज आर प्योर नंबर। सो ये सब नंबर जो है इसका डायमेंशन हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। और कुछ भी नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, दैट मींस डायमेंशन लेस कांस्टेंट, लाइक क्या हुआ था, कोई भी कांस्टेंट लास्ट दिन जैसे दिखाए थे, स्प्रिंग का है स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसके बाद पाई, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सो इसको भी डायमेंशन हम बताने हम लोग क्या किए, फेल किए। सो इट कैन, वी आर अनएबल टू एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ एनी प्योर नंबर, एनी इंटीजर नंबर और any non-dimensional constant like k, pi, e, etc. ठीक है। So this is another drawbacks. Third drawbacks क्या है? कोई भी अगर इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन related to its sine function, logarithmic function, trigonometric function, then it cannot explain the dimensional formula of exponential function, trigonometric function. Trigonometric means हम बोलेंगे साइन कॉस ये सब बोलेंगे, ठीक है। और लॉगरिथमिक फंक्शन इसका भी डायमेंशन एक्सप्लेन करने फेल किए। सो दैट इज अनदर ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब इट कैन नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट द डायमेंशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दैट इज द मेन वेरी disadvantage of dimensional analysis, ठीक है। तो इस चैप्टर में इसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। इस चैप्टर में मतलब अभी तक जितना हम लोग डायमेंशंस और यूनिट बताए, बहुत हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस चैप्टर में जो हम नोट्स कल दिए हैं, नोट्स मीन्स देखो हम क्लास में जो बोर्ड में डिक्टेट कर रहे हैं वही मेन है, उसको तुम लोग रफ कॉपी में लिखो, ठीक है। बट एज ए फेयर एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है उसके लिए हम एक नोट्स दिए हैं, तो ऐसे ईच एंड एवरी टॉपिक का ही देंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि जितना हम बोर्ड वर्क किए हैं सब उस नोट्स में है, ऐसा तो नहीं है। बोर्ड में कुछ ज्यादा लिखे हैं, कुछ ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल किए हैं, तो सब तो नोट्स में पॉसिबल नहीं है। तो एक दो ऐसा कुछ एग्जाम्पल नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद जो डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिकली तीन एप्लीकेशन हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था? इट कैन कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। दिस इज वेयर वी correlate that 1 Newton equal to 10 to the power 5 Newton or 1 Joule equal to 10 to the power 7 arc or any others. Okay, so this is one thing. Another thing is another application is
you know, we can deduct the relationship between different physical quantity in a physical equation. Okay, like last दिन हम दिखाए थे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देके दिखाए थे. ओके, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल देके दिखाए थे क्या कैसे सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड किया था. ठीक है, लाइक यू नो द लेंथ ऑफ द वायर, द मास ऑफ द बॉब एंड acceleration due to gravity. But finally, when we calculate the values of A, B, C, we'll see that the power of M was 0. That means the value of A equal to 0, and ultimately mass का power 0 हो गया था, तो that is equal to 1. Okay, so we have seen that the time period for simple pendulum will not depend upon the mass of the bomb. तब यहाँ से तुमको अगर कुछ significant multiple choice question पूछा जाएगा, like the mass for 2 balls, ठीक है, for 2 balls hanging with a wire from a rigid support. ठीक है, ऐसे 2 केस दे दिया, एक बॉल यहाँ से हैंगिंग कर रहा है जिसका मास है कितना 2 kg. चलो ठीक है, और लेंथ कितना है, लेंथ है चलो 10 मीटर, 10 मीटर का वायर है, उसके नीचे 2 kg मास हैंगिंग हो रहा है. So this is the example of simple pendulum. ठीक है, another same length का वायर है, इसके नीचे 5 kg का मास है और लेंथ कितना है 10 मीटर. ये भी एक एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम. So as we know the expression for time period t equal to 2 pi under root क्या हुआ था L by G, यही तो हुआ था. So यहाँ पे देखो टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड किया नहीं. Then तुमको बोलेगा for taking 5 oscillations in case of both the simple pendulum, the time period will be same or different. Then तुमको बोलना है कि h length is same. ठीक है, so and value of G equal to constant we know 9.8 meter per second square, and 2 pi is also a constant term but it is independent of mass. Okay, so the time period for both the pendulum will be same if the length of the wire will be equal for 2 pendulum. Okay, so in this way we can signify the various points from that dimension analysis. ठीक है, आज हम बैठ के ही पढ़ाएंगे, नहीं उठेंगे. हाँ सर, ऐसे पैर हाथ में दर्द है. बोलो. पैर दुखे सर. हाँ, सर एग्जाम से रिलेटेड कुछ इक्वेशन बता दीजिए ना, मतलब आइडिया हो जाए कि इसी टाइप का प्रैक्टिस करना है हम लोग को. यस सर, ये लड़की सही बोली. पिछला बार तो बताए थे. सर को उठने का मन नहीं है. सर आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है. no need to share. ठीक है, क्या इक्वेशन लिखा है बताओ, और एक बार क्वेश्चन रिपीट करो. सर इक्वेशन नहीं आपको बोल रही हूँ कि आप कुछ वैसा रिलेटेबल इक्वेशन बता दीजिए ना जो एग्जाम से मतलब बहुत ज्यादा रिलेटेड हो, ताकि पता आइडिया हो जाए कि किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है. देखो, एक तो क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है, और हम क्या बता दिए, देखो यहाँ पे t इक्वल टू जैसे 2 पाई अंडर रूट L बाय C. ठीक है, सो अभी एक्चुअली जब तुम्हारा फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, अभी तो देखिए हम सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ेगा, आगे जितना टॉपिक है तो उसका रिलेटेड क्या क्या इक्वेशन है तो हम अभी फोर्सफुली तुमको बताना होगा. क्या चलो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब हम लोग पढ़ेंगे, देन विस्कस फोर्स का इक्वेशन है F इक्वल टू थीटा A dV by dx. ठीक है, ऐसा एक इक्वेशन है.
सो इक्वेशन के बारे में हमको कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है। नो सर। तो यहाँ पे ईटा क्या है, ये क्या है, dV/dx क्या है, फोर्स क्या है, सब कुछ तुमको बताना होगा। मतलब अभी हम जब तक नहीं बताएंगे क्या ईटा क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, नहीं समझोगे। तो इसलिए जब एग्जाम होगा, एग्जाम में पूरा सिलेबस तो कवर होकर एग्जाम होगा। सो वहां पे हम लोग जब पूरा सिलेबस कवर करेंगे, देन देखेंगे कैसा बहुत सारा इक्वेशन हम लोग के सामने आ जाएगा फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जब उस इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, साथ साथ उस चैप्टर में उसका डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर लेंगे, कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, उस वो इक्वेशन डायमेंशनल करेक्ट और नॉट, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रूल्स, ओके। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक हम अभी नहीं बताएंगे। सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसका रिलेटेड जो जो इक्वेशन है वही इक्वेशन तुम्हारा एग्जाम में है, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली स्पेसिफिक 4-5 एग्जांपल है वहां से है, ठीक है। तो हम लोग जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे हम बोल देंगे कि इस इक्वेशन का डायमेंशन एग्जाम में आ सकता है, देन नोट कर लोगे, चलो ये भी इंपॉर्टेंट, ओके। बट सिलेबस के बाहर नहीं, दैट्स इट। और एनी क्वेश्चन? और किसी का कुछ क्वेश्चन? चलो इसके बाद जैसे हम सेकंड एप्लीकेशन जो बताए थे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हम लोग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब हम लोग क्या किए थे, सपोज एक स्प्रिंग कुछ रिजिड सपोर्ट से हैंगिंग कर रहा है, उस स्प्रिंग के नीचे क्या लगा है, हम लोग एक मास लगा दिए, ठीक है। एंड वहां पे हम लोग जानते हैं क्या, एक मास जैसे हम लोग लगा देंगे, स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ था वो लेंथ फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब स्प्रिंग का जो डायमेंशन था वो चेंज होगा। डायमेंशन मींस इसके अंदर लेंथ आता है, इसके अंदर मास आता है, इसके अंदर टाइम आता है। सो वन पैरामीटर दैट इज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी इंक्रीज्ड when we put any mass under the spring, ठीक है, below the spring. Then जो एक्सटेंशन कैलकुलेशन होगा, बताओ हम एक स्प्रिंग के नीचे 1 kg का मास लगाए, तो उसके लिए स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा, जब उस स्प्रिंग के नीचे हम 500 ग्राम का एक मास लगाएंगे, एक्सटेंशन कम होगा। जब 200 ग्राम का एक मास लगाएंगे, एक्सटेंशन और भी कम होगा। So extension will depend upon one factor, that is the mass. Mass means how much force applying in downward direction. क्योंकि mass is related to acceleration, that is the weight, that is the formula F equal to m into a, ठीक है। in general हम लोग जानते हैं क्या, weight of any mass W equal to mg, ठीक है। तो यहाँ पे a के जगह पे हम लोग यूज करेंगे क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फोर्स का वैल्यू फॉर डिफाइंड मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखेंगे अल्टीमेटली हम जितना फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी मेरा उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। इफ वी पुट ए ग्राफ लाइक दैट, इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड इधर एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकली। इधर फोर्स, इधर एक्सटेंशन, then the graph will be shown like that, okay, graph will be shown like that. So देखो it is a straight line and यहाँ पे इस straight line पे किसी भी पॉइंट में f/x का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। सो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है f/x का रेशियो, उसका हम लोग एक नाम देंगे k, that is the known as spring constant. तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट k इक्वल टू f/x, ठीक है। सो रिलेटेड फार्मूला क्या हो जाएगा, f इक्वल टू k into x, that means f is proportional to x, and from reverse statement we can say that k is a constant known as proportional constant, so f is proportional to x, ठीक है। सो यहाँ पे बता देगा द वैल्यू ऑफ k एट a पॉइंट इज इक्वल टू 5, सपोज
ठीक है। द वैल्यू ऑफ k एट k पॉइंट इज इक्वल टू कितना 5। देन यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा द c पॉइंट। देन तुमको बोलना होगा क्या, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k एट c पॉइंट। तुम देख रहे हो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, सो ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज सेम। यहाँ पे भी स्लोप निकालोगे y by x का कितना वैल्यू होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेके स्लोप निकालो y by x का वैल्यू कितना ही होगा, यहाँ पे भी y by x का वैल्यू कितना ही होगा, क्योंकि y जितना बढ़ रहा है x भी उतना ही बढ़ रहा है। बेसिकली रेशियो दोनों का, दैट इज द a by x का रेशियो विल बी सेम, सो दैट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, क्या हम एक्सप्लेन करने चाह रहे हैं, चलो f इक्वल टू kx, ठीक है। देन तुमको कुछ फार्मूला दे दिया कि स्प्रिंग हैंगिंग हो रहा है जिसके नीचे एक मास लगाया एंड उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको यहाँ पे कंसीडर करना है क्या, चलो स्प्रिंग कांस्टेंट और टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं तो और एक पैरामीटर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना है, ठीक है। वो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, उस पैरामीटर को हम लोग को देखना होगा क्या क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर एक्चुअली दिया हुआ, ठीक है। इफ वी गिव एन एग्जांपल इट विल बी क्लियर फॉर यू। अल्टीमेट नहीं पड़ा, सर को उठा दिया। तुम लोग एक क्वेश्चन लिखो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बुक है, हम देख रहे हैं यहाँ से किस टाइप का आया था। तो यहाँ पे है क्वेश्चन इज, लिखो द फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, न्यू, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन of a straight string, the frequency of vibration of a straight string, ठीक है। The frequency of vibration of a straight string depends on फर्स्ट क्या क्या है, इट्स लेंथ। सेकंड फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड फैक्टर क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, इट्स मास पर यूनिट लेंथ, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, the tension of the string, tension of the string। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ कुछ नहीं है, क्वेश्चन इज obtain dimensionally and expression for frequency, obtain dimensionally and expression for frequency, ठीक है। हैंडराइटिंग पता नहीं चल रहा है, इनको पता है। obtain dimensionally and expression for frequency, हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, लिख लो तुम लोग। फ्रीक्वेंसी सर 3 नंबर का बोलिएगा सर, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुनो। द फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्रैकेट में न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेट स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर दिया हुआ है। फर्स्ट इट्स लेंथ, सेकंड क्या है
मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। एंड थर्ड क्या है? थर्ड है तुम्हारा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, कैपिटल टी। टेंशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी। देन क्वेश्चन इज obtain dimensionally and expression for frequency. Obtain dimensionally and expression for frequency. सॉल्व करो इसको। ओके, क्या क्या दिया है सॉल्व करो। टेंशन बेसिकली क्या है? टेंशन मीन्स फोर्स, ई फॉर फोर्स, टेंशन। देखो पहले क्या है? लेंथ एल, उसके बाद क्या है? मास पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मतलब एम बाई एल। ओके, और थर्ड फैक्टर क्या है? टी। तो यहाँ पे न्यू क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड किया हम बता दिए। तो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ न्यू हमको बताओ। लास्ट दिन हम दिखाए थे कैसे करना है, किसी का हुआ तो बताओ। एनी आइडिया किसके पास? नो सर। नो क्यों? कौन बोला नो? लास्ट क्लास में बताए थे नो क्यों? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया तो मेरे को आवाज ही नहीं आया। The frequency of vibration of a string depends on length, depends on basically देखो 3 पॉइंट दिया है, मतलब 3 पैरामीटर है। फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है इट्स मास पर यूनिट लेंथ, थर्ड क्या है? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट obtain dimensionally an expression for frequency। जैसे हम सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन क्या लिखा? टाइम पीरियड का t = 2 पाई अंडर रूट l बाई g। तो ऐसे ही तुम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसका एक्सप्रेशन लिखो। ठीक है, एनी आइडिया कैसे करना है बताओ? हम ऐसे ही करेंगे। आकाश कुमार 210008 बताओ कैसे करेंगे? अच्छा, आज किसी किसी का चेहरा देखते हैं, कॉपी लेके बैठते हैं। आकाश कुमार अनम्यूट करो। इलेक्ट्रिकल 008 रोल नंबर है? यस यस सर। हाँ बताओ कैसे करना है? बताओ, इतना दिन तक तो हम डायमेंशनली पढ़ा रहे हैं। सर अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो सर पहले LHS निकालेंगे, फिर राइट साइड वाला निकालेंगे RHS। राइट, यहाँ पे तो हम बोले हैं तुमको इक्वेशन, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे आया नहीं, LHS RHS कहाँ से आ रहा है? अच्छा, आर्यन राज सिंह, आर्यन राज सिंह सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलिएगा सर हमको, अभी जो बोल रहे थे। हम बोले हैं, तुम बोल रहे हो LHS RHS का डायमेंशन कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, तो LHS RHS कहाँ से आएगा? जी सर, जी सर। तो पहले इक्वेशन हमको कैलकुलेट करना है। जी सर। आर्यन राज सिंह बताओ, अनम्यूट करो। देखो पढ़ाई नहीं कर रहे सर, पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, अभी CS से किसी को पूछा जाएगा। CS से अभिषेक शर्मा,
ये कौन है? 80 का पैडल 42 अनम्यूट करो। देखो अनम्यूट करने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब तुम कहाँ पे बैठे हैं कुछ पता नहीं है। कहाँ पे है बोलो। देखो ऐसे क्लास करने का कुछ मतलब नहीं है, क्या हम पढ़ाते जाएंगे तुम लोग सुनते जाओगे। तुम लोग भी कभी कभी क्वेश्चन करो, पूछो सर यहाँ पे डाउट है तब ना। सर डाउट ये है ना जो पता ही नहीं है जिसमें करना क्या है अभी। करना क्या है, उसका नोटेशन क्या है, वो हम लोग उसको लेके बॉदर नहीं रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो नोटेशन है वही नोटेशन फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू। तो यहाँ पे पता है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी स्टेज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस ऐसा एक वायर है जो दोनों जो स्ट्रेच्ड है और दोनों रिलेटिवली सपोर्ट के बीच में वो क्या है, फिक्स्ड। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग किसी भी पॉइंट में प्लग करेंगे। प्लग मींस ऐसे खींच देंगे। पता है ना गिटार का वायर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे जो वायर है वो क्या रहता है, ऐसे 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 करके रहता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे उसको प्लग जैसे करते हैं कुछ साउंड निकलता है। ठीक है, so that is also string. So यहाँ पे भी बताया गया क्या उस स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। दिया है यहाँ पे लेंथ, सपोज लेंथ इक्वल टू l, चलो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, मास पर यूनिट लेंथ। बार लेंथ पे कितना मास है, m/l मास के ऊपर डिपेंड करता है। बोला गया था पर यूनिट लेंथ, तो इसको l से डिवाइड करना पड़ेगा, m/l के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इसके ऊपर टेंशन, टेंशन मींस फोर्स, दैट इज T। टेंशन T दिया हुआ है, T के ऊपर डिपेंड करेगा। यही तो क्वेश्चन बताया गया। अभी तुम्हारा क्वेश्चन इज दैट राइट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली डायमेंशन, डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशनली राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, सो तुमको यहाँ पे देखना है कि फ्रीक्वेंसी तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड किया। एक क्या हुआ, L, दूसरा फैक्टर क्या है, मास, एंड तीसरा फैक्टर क्या है, टेंशन। ठीक है, और सर तुम बोलोगे सर यहाँ पे m/l है, l तो हम पहले ही लिख दिया, इसलिए m/l लिखने का जरूरत नहीं। सो l, m, t ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। बट हमको पता नहीं है क्या l का पावर, l किस ऑर्डर पे अरेंज होगा व्हेन वी कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। पता नहीं है, हमको पता नहीं है क्या मास किस ऑर्डर पे अरेंज होगा एंड टेंशन किस ऑर्डर पे अरेंज होगा, ये भी हमको पता नहीं। तो बेसिकली हम लोग कंसीडर कर लेंगे, चलो l उसका a पावर पे अरेंज होगा, m उसका b पावर पे अरेंज होगा, एंड t उसका c पावर पे अरेंज होगा। समझ में आया? यहाँ पे t फॉर टाइम नहीं है, t फॉर क्या है, टेंशन। टेंशन मींस बेसिकली फोर्स। ठीक है, पर ये जो a b c हम वैल्यू लिए हैं, दीज आर कांस्टेंट। a b c आर पावर, कांस्टेंट पावर, इसका वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो जो प्रोपोर्शनल रिलेशन लिखे हैं, न्यू इक्वल न्यू प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c, इस प्रोपोर्शनल से हम इक्वल जब करेंगे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। अब k इज द कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी हमको पता नहीं है कितना है, इसका डायमेंशन भी देखेंगे कि डायमेंशन भी नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, सो k इज अ कांस्टेंट नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो k into a to the power a
m to the power b t to the power c. This is equal to nu. What? So this is the formula. सर k क्या है सर? k is proportionality constant. Proportionality constant होता है ना, जैसे f is proportional to x, तो हम लोग लिख सकते हैं f equal to k into x, लिखते हैं ना। तो यहाँ पे k भी एक proportionality constant। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे k हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x, देन तुमको लिखना है x is proportionality constant। ओके, ओके गुड, x is proportionality constant। तो अभी इक्वेशन हमको मिल गया, न्यू इक्वल टू k इनटू l टू द पावर a n टू द पावर b t टू द पावर c। बट यहाँ पे जो a b c का वैल्यू वो तो अननोन वैल्यू है, तो उसको तुमको नोन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो चलो कैसे हम a b c का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इस फार्मूला का, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का डायमेंशनल फार्मूला हमको कैलकुलेट करना होगा। डायमेंशनल फार्मूला मींस यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर है। चलो लेफ्ट हैंड साइड में फ्रीक्वेंसी है, राइट हैंड साइड में लेंथ है, मास है एंड टेंशन है। सो चार जो पैरामीटर है सबका डायमेंशन हमको पहले जानना होगा, एंड अल्टीमेटली इस इक्वेशन में डायमेंशन अगर पुट कर देंगे तो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। चलो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, न्यू। न्यू का डायमेंशन क्या है, न्यू, उसको थर्ड ब्रैकेट पे लिखेंगे। सो न्यू इक्वल टू, तुम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसका है, वन कंप्लीट ऑक्सीलेशंस के लिए जितना टाइम लगेगा दैट इज द टाइम पीरियड। सो 1 बाय टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी तुम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू 1 बाय t। सो दैट मींस t इनवर्स इज द dimension of frequency। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है, 1 ऑक्सीलेशन हुआ, उसके लिए टाइम लगा 5 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 by 5 सेकंड, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 by t टाइम पीरियड का। सर हाँ सर, इसको यहाँ पे इनवर्सली कर दे रहे हैं, डायरेक्टली काहे नहीं हो रहा है सर? टाइम फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है या इनवर्सली टाइम हो रहा है सर? नहीं, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको बोलेंगे, हम लोग पहले बोलेंगे वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज द टाइम पीरियड, एंड 1 बाय टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो इससे फार्मूला रहेगा ना, n इक्वल टू क्या है, 1 बाय t और 1 बाय न्यू, सॉरी न्यू इक्वल टू 1 बाय t, न्यू इक्वल टू 1 बाय t। सो यहाँ पे क्या करना है, 1 बाय t, t इज द टाइम, t इनवर्स हो गया इसका डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है, k, k इज डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन नहीं आएगा, सो k क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। So this is not considered, considerable नहीं है, not considerable, ठीक है। चलो फिर क्या है, L, स्मॉल l का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कैपिटल L होगा, ये सुने। उसके बाद क्या है, स्मॉल m, मास, उसका डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे t है, सो t का डायमेंशन क्या है, t यहाँ पे बार-बार हम लिखेंगे, इट इज नॉट टाइम, इट इज फोर्स, दैट इज टेंशन। फोर्स। सो t का डायमेंशन क्या होगा, t का डायमेंशन होगा फोर्स का डायमेंशन, दैट इज m l t -2। हो गया। सो अभी यहाँ पे है m टू द पावर a, मतलब m टू द पावर a करना है, m टू द पावर b करना है, एंड t टू द पावर c, यहाँ पे भी c करना है ना। एंड अल्टीमेटली उसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। सो क्या होगा, न्यू इक्वल टू क्या, t टू द पावर -1। चलो
लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला हम लिख दिए p टू द पावर -1, ठीक है, इक्वल टू के को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। सो के हटाओ, उसके बाद l टू द पावर a हम कर दिए, m टू द पावर b कर दिया, और m l t स्क्वायर सॉरी m l t टू द पावर -2 उसका टू द पावर c, और t टू द पावर -1 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको अगर तुम सिंपलीफाई करो, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1 इक्वल टू l टू द पावर a, और यहाँ पे l टू द पावर कितना है -2c, सो a प्लस सॉरी a माइनस 2c होगा। m टू द पावर यहाँ पे देखो है b, यहाँ पे है -2c, b माइनस 2c होगा, और t टू द पावर -2c। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी a l t का पावर है, राइट हैंड साइड में भी a l t का पावर है, तो बोथ साइड जो m का पावर l का पावर एंड t का पावर इक्वल करो। सो कंपेयर दिस इक्वेशन, दैट इज कंपेयरिंग LHS एंड RHS। हम लोग क्या देखेंगे, m का पावर क्या है b माइनस 2c, सो b माइनस 2c इक्वल टू कितना होगा 0, सो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा 2c। और देखो m टू द पावर m का पावर कर दिए, चलो इसके बाद l का पावर करेंगे, a माइनस 2c इक्वल टू 0, a माइनस 2c इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू b 2c, a इक्वल टू b तब हो जाएगा b इक्वल टू 2c, a इक्वल टू 2c, तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू b, ठीक है। और देखो यस t का पावर हम लोग करेंगे t टू द पावर -1 t टू द पावर -2c, तो हम लोग लिख सकते हैं -2c इक्वल टू -1, बोथ साइड माइनस कैंसिल, 2c इक्वल टू 1, c इक्वल टू कितना हाफ 1/2, c इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 1/, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा सर, नीचे का। हां ठीक है, देख नहीं रहा, ऊपर लिख रहे c इक्वल टू कितना हुआ हाफ, ठीक है। तो c का वैल्यू आ गया, और b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू 2c, मतलब 2 into half, so b इक्वल टू 2 into half, that means 2 to cancel, कितना हो रहा है 1, so b का वैल्यू कितना हो रहा है, b इक्वल टू हो रहा है 1। चलो ठीक है ना, हम लोग देखें a इक्वल टू b, so a इक्वल टू कितना होगा, ये भी 1 होगा, so a b c का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू अब कैलकुलेट कर लिए डायमेंशन में। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे हम लोग पुट करेंगे, 1 में क्या था इक्वेशन 1, न्यू इक्वल टू k इनटू l टू द पावर a m टू द पावर b t टू द पावर c, ऐसे था। तो चलो न्यू इक्वल टू k का वैल्यू दे ही रहा, l टू द पावर a, दैट मींस ओनली l होगा, a का वैल्यू कितना 1, l टू द पावर b का वैल्यू 1, तो ओनली m रहेगा, एंड c का वैल्यू क्या हाफ, तो t टू द पावर क्या होगा c, मतलब हाफ, है ना। सो इक्वेशन क्या होगा, न्यू इक्वल टू k इनटू l इनटू m डिवाइड बाय रूट ओवर सॉरी m इनटू t टू द पावर हाफ मींस अंडर रूट t, है ना। So this is the equation for nu, that is k into l into m into under root। समझ में आया नैन्सी प्रिया, समझ में आया? यस सर, आ गया जी सर। अभी इस तरीके से कोई भी देंगे तो कर पाओगे? हाँ ट्राई, हाँ यस सर टास्क दे दीजिए सर, होमवर्क दे दीजिए। ठीक है, आज इस क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में हम 4-5 इक्वेशन लिख के टास्क दे देंगे, सॉल्व करो। जी ठीक है सर। सर इसी टाइप कर दीजिएगा सर, कि इसी टाइप कर दीजिएगा बनाने में इजी हो।
क्या? सर हाँ बोलो। टाइप कर दीजिएगा सर। सर टाइम हो गया है सर। हाँ टाइम ओवर सर हो टाइम करो, 12 बजे से फिर क्लास है तुम लोग का। चलो एंड हाँ, करो। दूसरा क्लास वाला सर वेट कर रहे हैं। जी सर सर। अटेंडेंस नहीं हुआ सर। सर हाँ सर अटेंडेंस भेज अटेंडेंस दो। हो गया। बोलो। यस सर। अटेंडेंस छोटू भेज दे रहे भेज दे और रहे। किसी का कुछ क्वेश्चन तो बताओ। ठीक है चलो एंड करते सर हैं। सर सर डायमेंशनल होमवर्क दे फार्मूला दीजिएगा सर। सर। एक तो सर है डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम इक्वेशन कैलकुलेट किए। समझ में नो सर, आया? सर डायमेंशनल फार्मूला कितना जैसे कितना का लिखना है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया कितना का लिखना है मतलब? सर आप होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ ग्रुप में दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके जी सर जी यस सर। ओके। ओके चलो बाय।